सबसे पहले आप सबों को एक बार पुनः शुभ संध्या। हम लोग शुभ दोपहर से शुभ संध्या की ओर उन्मुख हैं। अवकाश का भी दिन है, चैती छठ है शायद आज। रोज अभी कुछ न कुछ पर्व त्योहार हो ही रहा है। कुछ दिन पहले ईद महापर्व हुआ तो जूड़ शीतल भी है आज, शायद चैती छठ भी है, कल सतुवानी था, परसों रामनवमी है, तरसों दुर्गा पूजा है। मतलब सभी दिन अवकाश की पूरी व्यवस्था है, लेकिन छुट्टी नहीं है, क्योंकि यह लक्ष्य है। ये क्या है? लक्ष्य है, जहाँ छुट्टी के दिन में भी पढ़ाई होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग कक्षा के भाग 2 में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा का अध्ययन कर रहे हैं, और वह है केमिस्ट्री। जहाँ से बीपीएससी, अरे आइए ना, आपको मुंह से बोलेंगे तब आइएगा, एक तो विलम्ब से आते हैं, ऊपर से केमिस्ट्री के विषय में मैंने बताया कि बीपीएससी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री पूछता है। यूँ तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग, या जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कल इंडिकेटर पढ़ रहे थे, तो इंडिकेटर में नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे थे, लिटमस, तो वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी पढ़ रहे थे, जैसे फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब हमारा कृत्रिम सूचक है। तो वो जो जीवन से जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि यूँ तो आप केमिस्ट्री क्या है वहाँ से पढ़ना शुरू करें, और वहाँ से पढ़ाया भी गया। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशंस को देखा, और 2 अब तक महत्वपूर्ण अध्याय को देखे हैं। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा कल एसिड और बेस एवं सॉल्ट। इसका कमीशन के किसी भी कमीशन का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसी कड़ी में फिजिकल केमिस्ट्री में 2-3 भाग और पढ़ लेना चाहिए। एक रेडियो एक्टिविटी, दूसरा पीरियोडिक टेबल, और तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। हम लोग आज रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, उसकी यूनिट, उसके विषय में कुछ बेसिक बातें का अध्ययन करेंगे। और चूंकि रेडियो एक्टिविटी में परमाणु संख्या जिसकी 82 से अधिक होती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, अस्थायी होती है, और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करती है स्वतः। जो स्वतः अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करे तो उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और जो पदार्थ करता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब इस रेडियो एक्टिविटी में इसकी यूनिट्स, इन सबको देखेंगे, और फिर अल्फा बीटा गामा की विशेषता को देखेंगे। हम रेडियो एक्टिविटी को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। एक अल्फा बीटा गामा की विशेषताएं और रेडियो एक्टिविटी के मूल बिंदु। दूसरा भाग है एक ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ और हाफ लाइफ पीरियड, वो भी जान लेना चाहिए। और तीसरा भाग है न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर की कड़ी में आपको पढ़ना है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इसी 3 भाग में आप रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन करेंगे। तो स्पष्ट है कि आज की कक्षा कल की कक्षा की तरह ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा है कि 2 अध्याय फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वह है, एक है एसिड बेस, और दूसरा है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो हमारी आज की कक्षा उसी रेडियो सक्रियता से जुड़ी हुई है। अब इस रेडियो सक्रियता की कड़ी में बोर्ड ले आइए, बोर्ड इसको हटाइए, बोर्ड लाइए।
रेडियो सक्रियता। अंग्रेजी में कहते हैं उसको रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। अरे आपकी कक्षा है, जब मन हो आ जाइए, कोई रोक सकता है थोड़ा ही। ठीक है, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी लिखेंगे सबसे पहला। वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, 82 से अधिक होता है, 82 82 से अधिक होता है, 82 से अधिक होता है, और अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है, तो उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी खोज, आ जाइए, इसकी खोज बेकरॉल ने किया था। बेकरॉल या बेकरल लिख देंगे, बेकरल। इसकी खोज किसने किया? बेकरल ने किया। इसलिए रेडियो एक्टिविटी का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ, यदि आपसे कभी पूछ दे कि फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या होगा? फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेकरल, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और एसआई यूनिट में भी बेकरल ही कहते हैं। तो लिखेंगे रेडियो सक्रियता की एसआई यूनिट भी बेकरल ही है, बेकरल है। इसकी अन्य इकाई क्यूरी और रदरफोर्ड है। इसकी अन्य इकाई किसकी? रेडियो सक्रियता की अन्य इकाई यूनिट भी यही है, ऐसा यूनिट भी यही है। और इसकी अन्य इकाई भी, इसकी अन्य इकाई क्या? क्यूरी और रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। सबसे पहले हम लोग जो विलंब से आए हैं उनके लिए एक बार पुनः मैं कह दूं,
ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या है कि यदि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक हो तो अस्थाई है सब, और जब अस्थाई है तो अस्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए जब अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता हो तो इसे हम, इस पदार्थ को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, और इस घटना को हम रेडियो सक्रिय कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। और इसको खोजने का श्रेय बेकरल को जाता है, इसलिए फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेकरल है। हालांकि इसका नोमेनक्लेचर कौन किया था? क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने इसका शब्द दिया था, मतलब नोमेनक्लेचर उसको हम लोग कहते हैं, ये शब्द दिया था मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने इस शब्द को दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट बेकरल है और अन यूनिट क्यूरी और रदरफोर्ड है। एकदम बेसिक है, जिसको याद रखिएगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स है, और उस इंस्ट्रूमेंट्स के क्या नाम है? गीगर मुलर काउंटर। उस इंस्ट्रूमेंट्स के क्या नाम है जिससे हम रेडियो सक्रियता की मेजरमेंट करते हैं? तो उसका नाम है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का पूरा नाम है गिगर मुल्लर काउंटर। तो लिखेंगे रेडियो सक्रियता की माप करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे गिगर मुलर काउंटर कहते हैं। गिगर मुलर काउंटर कहते हैं। गिगर मुलर काउंटर कहते हैं किसका? जीएम काउंटर। ब्रैकेट में लिख दो कौन सा काउंटर? जीएम काउंटर। आगे लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि कुछ प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अति महत्वपूर्ण है कि कुछ प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कुछ प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे कुछ प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कौन कौन है? अरे ये सब तो मैट्रिक्स से पहले से भी पढ़ना होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ है जैसे यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, 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 ये स्वतः अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। यह स्वतः अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। यह स्वतः अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। आपकी जानकारी में होगा दो चीज। एक तो है ही कि कौन सा ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जिसमें समस्थानिक सबसे अधिक है? पोलोनियम, याद है ना। और पोलोनियम और रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने ही किया था, ठीक है। तो लिखिए, ध्यान रखें कि रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी और उनके पति पीए क्यूरी ने किया। क्यूरी ने किया, जबकि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जबकि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज
कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की बेटी ईरन क्यूरी, मैडम क्यूरी की बेटी एडम क्यूरी ने किया, ईरन क्यूरी ने किया। ठीक है, किसने किया? ईरन क्यूरी ने किया। उनके पति भी इसमें सहयोग दिए थे, जिनका नाम था जीलियट। खैर ईरन क्यूरी याद रखिए ना, ईरन क्यूरी तक जाएगा तब ना, उसको तो बैकरल ही सबसे पहले पकड़ लेगा, एसआई यूनिट, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले वहीं धर लेगा उसको। अब वहां से निकलेगा तो गिगल मुलर काउंटर धर लेगा, तो उसको भागने का मौका कहाँ है? ठीक है कि नहीं? वो पियरे यरे के चक्कर में पड़ेगा तो नहीं, लेकिन हाँ कॉपी रहनी चाहिए मजबूत कि सब कुछ लिखा हुआ है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, नामकरण कौन किया, अन्य यूनिट्स क्या है, ये सब जानकारी रहनी चाहिए। इसी क्रम में जितने भी हमारे रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, वो सभी विकिरण को जब उत्सर्जित कर लेता है तो किस तत्व में वो परिणत हो जाता है? तो सीसा में वो परिणत हो जाते हैं। तो लिखेंगे महत्वपूर्ण है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद, जाइए अब आइएगा बाद में 5 बजे, अब तो निकल गया रेडियो सक्रियता, अब क्या पढ़िएगा चीज़ों को। जबकि 4 बार मैसेज किए हुए हैं कि 3 बजे से क्लास होगी केमिस्ट्री की, लेकिन फिर भी वही हाल है। अपना एकदम फिक्स है कि हमको 4 बजे जाना है। ठीक है मास्टर साहब, आप कुछ कर लीजिएगा तो हम पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, खड़े रहिए। कहाँ थे हम लोग? रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद, अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद, अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद, अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा, अंततः सीसा, सीसा मतलब लेड। लेड का फॉर्मूला क्या? लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 82, और 207 में परिणत हो जाता है। तो पूछेगा कि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं आना चाहते हैं, तो इतना बेचैनी है तो क्यों नहीं आ गए आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले? इतना बेचैनी था तो पहले भी आ सकते थे। चलिए आइए, अंदर आइए। ठीक है, क्या लिखे कि सीसा 82 और 207, सीसा 82 और 207 में परिणत हो जाते हैं। तो आपसे यदि इस तरह के प्रश्न पूछे गए तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जब सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन कर देगा तो किस पदार्थ में, किस तत्व में परिणत हो जाते हैं? तो सीसा 82 और 207 में परिणत हो जाते हैं। जिसको ध्यान रखिएगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए लाल कलम से। एक और लाइन लिख देंगे, ध्यान में रखें या भूलेंगे नहीं कि रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में, रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में, रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है और इसी कारण ये अस्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसी कारण ये अस्थायी होते हैं। इसी कारण ये अस्थायी होते हैं। तो ये था परिचय। तो रेडियो सक्रियता का भी मैंने बताया था कि कुल 3 भाग में पढ़ेंगे, बताए थे ना। तो पहला भाग क्या पढ़ेंगे?
पहला भाग था परिचय कि रेडियो सक्रियता होता क्या है और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, ठीक है कि नहीं। जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं उसमें अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है तो वो सीसा में परिणत हो जाते हैं। ये सब एकदम बेसिक फीचर। इसकी एसआई यूनिट क्या है तो बैकरॉल है, अन्य यूनिट क्या है तो क्यूरी और रदरफोर्ड है। इसका नोमेनक्लेचर किसने खोजा, किसने तो बैकरॉल ने। इसका नोमेनक्लेचर किसने किया तो क्यूरी ने। तो ये सब बेसिक चीज़ों को ध्यान में करके रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा भाग, ये था पहला भाग, और भाग 2 में आपको पढ़ना है अल्फा बीटा गामा का विशेषता, ठीक है। यदि प्रश्न सबसे ज़्यादा कहीं से पूछा जाता है तो 2 भाग से, एक अल्फा बीटा गामा के उत्सर्ज उसकी विशेषता से और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन से, जो लास्ट पार्ट होगा। तो पहला भाग ठीक है, पूछ दिया तो अच्छा है। जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो ऐसा नहीं ना कि सीधे अल्फा बीटा गामा में प्रवेश कर जाएंगे, पहले तो उसके बेसिक्स को याद करेंगे। जैसे अभी उस बच्ची को कहे कि अब आके क्या करोगी, जब तुम रेडियो सक्रियता समझ में नहीं करोगी तो अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो तो पहले कक्षा से आकर के एकदम स्टार्ट होता है, उस समय से आके। एक तो विज्ञान, अब विज्ञान में आप कितना सरे हुए हैं वो तो आपसे स्वयं से बेहतर कौन जानता है। और उसके बावजूद आप क्लास आधा घंटा विलम्ब से आइएगा तो इसका कोई औचित्य नहीं। हाँ ठीक है कि कमीशन की तैयारी लक्ष्य में करई छी, तो उससे क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं। देखते हैं दिन काटने वाले ये लोग हैं, अधिकांश तो दिन ही काटने वाले लोग हैं। अब तो जो दिन नहीं भी काटते तो वो भी दिन काटने वाले में आ गए, ठीक है कि नहीं। कि अभी टेस्ट लिया था, अभी फिर टेस्ट लेंगे एक ठो, ठीक है, लिया था और उसमें ये महानुभाव लोग 10-10 गलतियाँ 12-12 गलतियाँ करते, जबकि 4 बार कम से कम पढ़े हुए, कम से कम 4 बार पढ़े हुए। 1-2 बार कौन कहता है, 4 बार पूछिए ना जाके जैसा, ठीक है कि नहीं। और तब भी वही हाल है। और तब जब हम इतना गरियाते हैं, हम इतना गरियाते हैं, मतलब सम्मान पूर्ण ढंग से आलोचना करते हैं, तब यह हाल है। यहाँ गरियाने का अर्थ क्या है, सम्मानपूर्ण आलोचना करना और आपकी सम्मानपूर्ण ढंग से व्याख्या करना, और तब यह हाल है, ठीक है कि नहीं। आगे चलिए, मूल में आइए। अब आइए अल्फा बीटा गामा की विशेषताएं लिखिएगा। अल्फा बीटा गामा की विशेषताएं, अल्फा बीटा गामा की विशेषताएं। सबसे पहले लिखिए अल्फा की विशेषताएं। अल्फा की विशेषताएं, किसकी विशेषता, अल्फा की विशेषताएं। किसने खोजा, पहला तो यही है, बेकरल ने खोजा। किसने खोजा, बेकरल ने खोजा, एक। दूसरा, यह धन आवेशित है। यह क्या आवेशित है, यह धन आवेशित है, यह धन आवेशित है। और जिस पर 2 इकाई धन आवेश होता है, एक अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश होता है, 2 इकाई धन आवेश, पॉजिटिवली चार्ज्ड। किस पर, अल्फा पर, ठीक है। तीसरा, इसे हीलियम के नाभिक के जैसा माना जाता है, इसे हीलियम के नाभिक के जैसा माना जाता है, इसे हीलियम के नाभिक के जैसा माना जाता है। इसे हीलियम के नाभिक के जैसा माना जाता है, इसे हीलियम के नाभिक के जैसा माना जाता है। और इसीलिए इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं,
हीलियम से व्यक्त करते हैं, इससे व्यक्त करते हैं। ये जहां देखिए समझिए इक्वल टू अल्फा, ये जहां देखिए वहां समझ जाइए कि अल्फा है, ठीक है। चलिए, मैट्रिक वगैरह में पढ़े होंगे कि धनावेशित होने अल्फा किरण, वो लाइन देखो अभी तक हमको याद है कि अल्फा किरण धन आवेशित होने के कारण कैथोड किरण की ओर उसका विचलन हो जाता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो सब वहाँ का लाइन था, यहाँ का जो लाइन है वो क्या है, बैकरॉल। कंपटीशन का क्या लाइन है, बैकरॉल। धन आवेशित 2 इकाई पॉजिटिवली चार्ज, और किससे अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये कमीशन का कंपटीशन की केमिस्ट्री है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि यह कैथोड किरण की ओर धन आवेशित होने के कारण विचलित हो जाती है। हाँ, वहाँ पूछा जाता था मैट्रिक की परीक्षा में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में अल्फा की विशेषताएं लिखे, तो वहाँ पे ये सब बातें लिखी जाती थी, ठीक है कि नहीं। अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। अब आइए बीटा किरण, बीटा की विशेषताएं। बीटा की विशेषताएं कौन खोजा इसको, रदरफोर्ड ने खोजा, और रीन आवेशित है, और रीन आवेशित है। कौन आवेशित है, रीन आवेशित है, ठीक है कि नहीं। कौन आवेशित है, और दूसरा इसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहा जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहा जाता है। किसको, बीटा को। किसको प्रवाह कहा जाता है, इसलिए इसको कैथोड किरण भी कहते हैं, इसलिए इसे कैथोड किरण भी कहते हैं, कैथोड किरण भी कहते हैं, इसलिए इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। किसे, बीटा को, बीटा को कैथोड किरण भी कहते हैं। ये विशेषता सबको याद रखिएगा। स्टेट कमीशन में, बीपीएससी वगैरह में दे सकता है कि निम्नलिखित में से किसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है कि नहीं। तो क्या मारिएगा, बीटा मारिएगा। अभी मैं नीचे में 10 मिनट का ब्रेक दिया था और किसी आयोग के प्रश्नों को मैं देख रहा था, तो आयोग के प्रश्न अभी हाल ही में हुआ है, और उसमें एक क्वेश्चन दिया था चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग, चूँकि स्वाभाविक है कि चुनाव का मौसम है, 18वीं लोकसभा का चुनाव है, तो चुनाव आयोग पूछेगा। तो सत्य पर विचार करने में एक दिन मैंने कहा भी था कि 97 करोड़ मतदाता है और 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं 3 राज्यों में। वो भी क्वेश्चन उसमें उस तथ्य को डाले हुए था। तब दिखा था कि पहली असत्य, उसमें चुनना था सत्य। तो पहला चुनाव आयोग, पहला जो चुनाव हुआ था उसकी अधिसूचना लिखा था 1952 में जारी की गई थी, वही असत्य था। पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था 1952 में, अधिसूचना जारी हुई थी 1951 में। देखो कब का तथ्य है, ठीक है। ऐसे ही बताते भी रहते हैं, और उसको कहाँ से जोड़ करके दे दिया, उसमें करंट भी डाल दिया उस सत्य असत्य में। तो सत्य में करंट क्या डाल दिया, 97 करोड़ मतदाता है इस बार। करंट में सत्य क्या डाल दिया कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। यही 3 स्टेट है जहां 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। और सत्य में असत्य डाल दिया कि पहली, लास्ट की नहीं, पहली आम चुनाव की जो अधिसूचना थी 1952 में जारी की गई थी, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा, वही होगा, क्योंकि उसकी अधिसूचना 1951 में जारी हुई थी और 1952 में चुनाव संपन्न हो गया था। 13 मई को पहला संसद लोकसभा का गठन भी हो गया था।
तो ये भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग के यहाँ जो चुनाव होते हैं इसीलिए मई जून के महीने में ही होते हैं, क्योंकि जब पहला, यदि आपसे कभी कमीशन की तैयारी करते हैं, कभी कोई अच्छे जगह जैसे सिविल सेवा में गए, इंटरव्यू में पूछा कि अच्छा बताओ जी चुनाव मई जून में ही, गर्मी में ही क्यों होता है, जाड़ा में क्यों नहीं कर सकते, तो उसको कहिएगा कि सर चूँकि इस तथ्य का जो लिंक है वो प्रथम आम चुनाव से है, और प्रथम आम चुनाव मई के महीने में ही संपन्न हुए थे, और लोकसभा की चुनाव की अवधि 5 वर्षों की होती है, और अवधि पूर्ण होने से पहले संसद का गठन, लोकसभा का गठन होना चाहिए, हो जाना चाहिए। इसलिए सर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होने के कारण मई के महीने में ही लोकसभा का गठन किया जाता है। सर सिंपल, ठीक है कि नहीं? पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, आपका काम है कि आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, और इस तरह की विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करके रखिए। अभी बता भी रहे थे चुनावी बॉन्ड, तो चुनावी बॉन्ड कब जारी किया गया था? 2018 में, ठीक है कि नहीं? तो 2018 में चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। अभी प्रधानमंत्री की एक बात मुझे बहुत तार्किक लगी कि जिस चुनावी बॉन्ड पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करा, पहले यह बताइए कि जब चुनावी बॉन्ड नहीं लाया था मैंने, तो उसके पहले पैसा कहाँ से आता था? कम से कम चुनावी बॉन्ड से तो यह तो स्पष्ट हो गया ना कि पैसा फलना अमुक व्यक्ति ने अमुक पार्टी को अमुक चंदा दिया। इसके पहले ऐसा तो नहीं था कि इसके पहले राम राज्य था और चुनाव मुफ्त में ही लड़ लिए जाते थे, ठीक है कि नहीं? तर्क यही होता है। तर्क क्या होता है? यही होता है। तथ्य और तर्क में अंतर ही है। तथ्य होता है कि 2018 में शुरू हुआ, तर्क ये हुआ कि जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा। मूल बिंदु पे आ जाइए, और हमेशा याद रखिए कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। चुनाव के विषय में एकदम अटेंटिव रहिए। 1-2 क्वेश्चन चुनाव से जुड़ा हुआ इस परीक्षा में, इस बार की परीक्षा में पूछा ही पूछा जाएगा। फिलहाल तो अभी यह है कि हम लोग चुनाव में नहीं थे, हम लोग अल्फा बीटा गामा में थे। अब गामा की विशेषता, गामा गामा रे की विशेषता, जिसके खोजकर्ता बिलार्ड है, जिसकी खोजकर्ता बिलार्ड है। बिलार्ड, बिलाई नहीं है, बिलार्ड है। बिलार्ड किसने खोजा? बिलार्ड ने खोजा। और यह बहुत कम वेवलेंथ वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? ऐसा तरंग जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखेंगे यह कम वेवलेंथ वाला कम वेवलेंथ वाला ईएम वेव है। ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, यह उदासीन होता है। जैसे पॉजिटिवली चार्ज है अल्फा, निगेटिवली चार्ज है बीटा, तो ये क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। यह उदासीन होता है और इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसका? गामा का। यह उदासीन होता है और वेग इसका, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है?
दो तीन बातें पहले आपने जाना। एक बात जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कम वेवलेंथ वाला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसा वेव जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कहीं भी जहाँ भी माध्यम नहीं है वहाँ पर ये गमन कर सकता है। इसका वेग किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी कड़ी में इसको यह याद रखना है कि यह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये दो तीन बातें इससे जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखेंगे, इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है? ओके। और यह अनुप्रस्थ तरंग है। और यह क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। यह अनुप्रस्थ तरंग है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रांसवर्स। यह ट्रांसवर्स वेव, यह ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है? कौन? गामा रे। गामा रे में दो तीन बातें क्या महत्वपूर्ण है? वेग प्रकाश के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर। दूसरा, विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि उदासीन है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है? अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यही दो तीन बातों। ये कैसा वेव्स है? तो ये है ट्रांसवर्स, हिंदी में उसको कहते हैं अनुप्रस्थ वेव। आगे चलकर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के विषय में जानकारी दी जाती है। फिलहाल तो अभी हम लोग अल्फा बीटा गामा में है, और अल्फा बीटा गामा में इतनी विशेषता को ध्यान में करके रख लेना है। तो ये आवृत्ति और ऊर्जा अधिक है। आवृत्ति और ऊर्जा अधिक। और क्या था जी? ट्रांसवर्स वेव। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में करके रखना चाहिए। तो ये थी परीक्षा उन्मुखी अल्फा बीटा गामा। और रेडियो एक्टिविटी का ये दूसरा भाग। पहला भाग था रेडियो एक्टिविटी क्या है, दूसरा भाग है अल्फा बीटा गामा। तो रेडियो एक्टिविटी तो अल्फा बीटा गामा से ही संबंधित है, क्योंकि सारे रेडियो सक्रिय पदार्थ अस्थायी होते हैं। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा की विशेषता तो सबसे पहले जाननी भी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ये पार्ट्स भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या क्या देखना है सो बता ही दिए। खोजकर्ता को देखना है और सामान्य फीचर को देखना है, बस इसी को ध्यान में करके रख ले तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। तीसरा भाग होता है जो मैंने बताया था। क्या बताया था? तीसरा भाग मैंने बताया था कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, वर्ग विस्थापन का सिद्धांत और हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु, हाफ लाइफ पीरियड निकालते कैसे हैं, या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का सिद्धांत जो सॉडी और फजांस ने दिया था वो है क्या? तो लिखिएगा भाग 3। भाग 3 में लिखेंगे। सबसे पहला है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बाद में आइएगा ना, खाना उना खा के आइए, बना उना के आइए, कोई बात नहीं है। छूट गया तो छूट गया, 1 घंटा तो ऐसे ही छूट गया, तब आधा घंटा के लिए क्यों आइएगा? आना जरूरी है। हाँ, कक्षा डिस्टर्ब मत कीजिए, बाहर रहिए, आराम कीजिए। कहाँ थे हम लोग?
ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, वर्ग विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, वर्ग विस्थापन का सिद्धांत। यह सिद्धांत सॉडी और फजांस ने दिया था, सॉडी और फजांस ने दिया था। कौन? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। कौन दिया था इसको? सॉडी और फजांस ने इसको दिया, ठीक है। देखेंगे इसके अनुसार, मतलब इस सॉडी और फजांस के अनुसार, इसके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से, इसके अनुसार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा किरण निकलने पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित प्रकार से, जो निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तकलीफ हो रही है खड़े होने में? नहीं, बेचैनी हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो क्या सोच के आए थे इस 4:15 बजे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या सोच के आए थे? हाँ, इधर आइए ना। हाँ, वही वही, हाँ। गुमटी जाम था, ओ माय गॉड। तो आज ही भर जाम था कि रोज होता होगा? गुमटी जाम तो रोज होता होगा, तो रोज उसी अनुसार चलना चाहिए। पढ़ने की इच्छा होगी, ठीक है कि नहीं? हाँ, लोगों सहेलियों से मिलना होगा, जाई छी अब कहीं घर में मन नहीं लगे छे, कहीं लक्ष्य जाई छी, तब तो मिल लीजिए, तब तो जाइए, बैठ जाइए कहीं, क्या फर्क पड़ता है? पढ़िए कि ना पढ़िए? नहीं, पति हैं ही, भरण पोषण करेंगे ही जीवन पर्यंत। अपने पैर पे यदि खड़ा होना है तब तो कोई बात है, ठीक है, तब मेहनत कीजिए। और नहीं तो ये माई दे दे, यदि इस बेगर संस्कृति में विश्वास रखना चाहते हैं तब तो काम चल ही रहा है, गुमटी को जाम कर ही रहे हैं। जाइए, बैठ जाइए पीछे जाके। सम्मानपूर्ण ढंग से बता दिए हैं, क्या झा जी? हाँ, कहाँ थे हम लोग? है ना, महिलाएं अपने पैर पे स्वतंत्र नहीं खड़ी होगी तो क्या होगा? ए माई, नहीं, अब पुरुष के साथ भी ये होगा बाबू, तुम हंसो मत, तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि तुम नहीं कमाओगे, अब पत्नी कमाती रहेगी तो तुम भी ऐसे ही किए रहोगे, ठीक है कि नहीं? इसलिए समय मिला है पढ़ने का, पढ़ो, जम के पढ़ो। चलो आगे चलो। सॉडी और फजांस क्या कहा इसने? इसने कहा कि किसी एलिमेंट्स पर एक अल्फा किरण का बम्बार्डिंग करेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिखाया है ना कि इसके अनुसार अल्फा बीटा के उत्सर्जन होने पर नहीं कुछ प्रभाव पड़ते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। तो प्रभाव क्या पड़ता है कि एक अल्फा का इम्पैक्ट पड़ेगा, बम्बार्ड करेंगे तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहले तो लिखो ना, तब ना क्वेश्चन पूछेगा। तो लिखो, पहला कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा किरण निकलती है
एक अल्फा किरण निकलती है एक अल्फा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है, और मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है। तो ये तो हुआ इतिहास। ये क्या हुआ? इतिहास। लेकिन ये जो कमी होती है उसका एप्लीकेशन देखना है ना। तो अल्फा का हम निकाल दिए इस पर, तो नया तत्व क्या बना? नया तत्व बना 82 और 210, मतलब सीसा बना। एटॉमिक नंबर किसका है? 82 किसका है? सीसा का। अभी लिखे थे ना, तो हो गया ना कि मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में, तो क्वेश्चन यही देगा कि दे देगा कि x, ठीक है कि नहीं, उस पर आपका 2 अल्फा किरण का बम्बार्डिंग करते हैं तो नया तत्व क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देंगे। तो नया तत्व बनेगा तो जब 2 का होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में कितना का कमी हो जाएगा? 4। अब मास नंबर में 8 नहीं, जब 1 अल्फा निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर में कितने की कमी? 2 की। अब मास नंबर में, एग्जाम्पल देकर समझाए कि पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 है, उस पर अल्फा निकाल लिए तो उसका हो गया 82। तो 82 किसका है? और 214 उसका मास नंबर है, तो उस पर 4 निकलेगा तो हो गया 210, तो सीधा हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझा है। विशेष परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो समझ में आएगा कि 2 अल्फा बम्बार्ड, 1 बीटा का बम्बार्डिंग हुआ, निकाल लिए, तो क्या नया तत्व क्या बनेगा। क्वेश्चन यही रहेगा। जोड़ घटाव करना है, जोड़ घटाव केवल आना चाहिए बस। इतना तो जोड़ घटाव आता ही होगा, कहीं भी नहीं आता है। इतना तो घटा ही लीजिएगा साहब, आगे लिखिएगा। दूसरा है कि यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से 1 बीटा निकालते हैं एक बीटा निकालते हैं, 1 बीटा निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ोतरी हो जाती है, तो एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है। लेकिन मास नंबर नहीं बढ़ता है। पानी लाई हो बच्ची तुम लोग? क्या हुआ? पानी लाओ, टैक्स लाओ, टैक्स। इतना में तो हमको 3 दिन लग जाएगा पानी पीने में। ये कौन चूहा टाइप का बोतल लाई हो जी? हाँ नहीं ठीक है। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे कि कहा तो नीचे जाके कि पानी गिर रहा है। हम लोग थे कि बीटा किरण का निकाल रहे हैं, तो नया तत्व जो बन रहा है उसमें एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है, और मास नंबर, जैसे कार्बन C6, इस पे बीटा किरण निकाल दिए तो नया तत्व क्या बनेगा? नाइट्रोजन 7। नया तत्व क्या बनेगा? नाइट्रोजन 7।
बनेगा ना। तो 6 में क्या करोगी, एक जोड़ तो कितना हो जाएगा, यही ध्यान रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हो गया, समझ में आ गया ग्रुप डिस्कशन। एक क्वेश्चन देते हैं, लिखो क्वेश्चन कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा और 2 बीटा किरण निकालते हैं, 2 बीटा किरण निकालते हैं, तो नए तत्व की एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होगा। तो नए तत्व की एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना होगा। अच्छा, उसमें किसी कोई दिए ना, किसी रेडियो सक्रिय, वहाँ लिख दो यूरेनियम 92 235, वहाँ किसी जो लिखे हो किसी, अरे पहले किसी याद रहेगा तब ना निकालोगे। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के ब्रैकेट में लिख दो यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235। हाँ, नया तत्व अंतिम रूप से क्या होगा। ठीक, तो तुम 90 231 बता ही रहे हो, तो क्या दिक्कत है। जो नया होगा वो क्या बनेगा, जो नया होगा वो क्या बनेगा, ठीक है कि नहीं। पहला में देखो क्या लिखे हैं, यूरेनियम 200, यूरेनियम 92 और 235, तो एक अल्फा निकाल दिए, तो नया तत्व क्या बना, 90 और 231। अब फिर 2 बीटा किरण निकालना है, तो y क्या होगा, 92 और 200, तो अंतिम रिजल्ट क्या हुआ, अंतिम रिजल्ट क्या हुआ, 92 और 200, यही ना हुआ अंतिम रिजल्ट। कहीं थे कि केवल यह याद रख लेना है कि अल्फा निकलने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर मास नंबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद यदि इस तरह के सवाल देंगे तो आपको बनाने में जोड़ घटाव करना है। नहीं जोड़ कर दिए, जोड़ घटाव कर लीजिएगा, बन गया सब, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी समाप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से जब एक अल्फा किरण निकालते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर 2 घट जाते हैं, मास नंबर 4 घट जाते हैं, यही इम्पैक्ट पड़ेगा। बीटा किरण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या हो गया, जो सॉडी और फजांस ने दिया था। अब आता है दूसरा भाग, वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है ये, ठीक है। ये भी वही, ये नाम से स्पष्ट, अर्ध आयु काल मतलब कि अर्ध जीवन काल क्या है उसका। तो किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो मास है उसको आधे होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, नाम ही से स्पष्ट है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में किसका पीरियड, तो जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसके मास को आधा होने में जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे,
हाफ लाइफ पीरियड। तो लिखेंगे किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के मास के, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के मास के, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान को आधा होने में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे, जो समय लगता है उसे उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, उसे उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ध्यान रखें कि यह प्रारंभिक द्रव्यमान पर और ताप पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखें कि यह प्रारंभिक द्रव्यमान और ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब एक सवाल से इसको समझिए। ये तो हुआ थ्योरी। इसका सवाल क्या है कि रेडियम एक तत्व है, रेडियम एक क्या है, तत्व है जो 8 ग्राम है। उसका हाफ लाइफ होने में 1600 वर्ष लग गए, लेकिन उस 8 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितना वर्ष लगेगा? ठीक है, रेडियम क्या है, एक तत्व है जो 8 ग्राम का है। उसका अर्ध आयु होने में कितना लगा? 1600 वर्ष लग गए। तो इस 8 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितने वर्ष लगेंगे? जल्दी बताओ। इस 8 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितने वर्ष लगेंगे? कुछ नहीं है यार, तुम लोग एकदम मोटा बुद्धि का है। 8 ग्राम 1600 वर्ष, तो ये तो फिक्स है ही। अब ये 8 ग्राम से कितना होना है? आधा होना है 4 ग्राम। तो इसमें भी 1600 वर्ष, फिर 4 से कितना होगा? 2। इसमें भी 1600 वर्ष, और इसमें से फिर 1 ग्राम होगा। तो कितना? 1600 वर्ष। इस तीनों को जोड़ दो, कितना लगा? उसको तो होने में ये तो लग गया, ये तो खत्म हो गई बातें, कहानी यही खत्म। अब तो 8 से 1 लाना है ना, तो 8 से 8 का आधा कितना? 4। तो 4 को बनने में कितना लगेगा? 1600 वर्ष। यहाँ जितना दिया रहेगा वही यहाँ होगा। फिर 8 से क्या 4 से क्या करेंगे? आधा होने में 2, फिर 1600 वर्ष। फिर 2 से कितना होगा? 1, फिर कितना? 1600। तो 16, ये तीनों को जोड़ देंगे, वही आपका हाफ लाइफ हो गया, 4800 वर्ष। 0.5 रहेगा तो 6400 वर्ष। 0.25 रहेगा तो 64 और 16 जो होगा 80। इस तरह से आप उन चीज़ों को बना सकते हैं। इस तरह के सवाल जब आएंगे तो क्वेश्चन को टफ माना जाता है, लेकिन हर चीज़ कमीशन में, हर चीज़ आदमी को सीखे। टफ क्या है? कुछ नहीं है, जोड़ घटाव समझ में आ जानी चाहिए। इसका जोड़ घटाव समझ में आ जानी चाहिए, हो गया। लेकिन डीलर साहब का ध्यान यह है कि कितना बोरी इनका नकली खाद बिका। ये उस समय से यही सोच रहे हैं कितना बोरी बिका नकली खाद। तो जब ध्यान रहेगा कहीं और, शरीर यहाँ, आत्मा विचरण करती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? जहाँ शरीर को रखिए वहीं आत्मा को भी रखिए। डीएस साहब समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है।
मूल बिंदु पे आ जाइए। तो आपका भाग 3 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो भाग 3 क्या था, हाफ लाइफ नहीं, पहले था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़े, एक अल्फा क्या इंपैक्ट डालता है निकलने पर, एटॉमिक नंबर में कितनी की कमी, बढ़ोतरी, बट बढ़ोतरी 4 होगा, दोनों में कमी होगी 2 और अब बीटा निकलने से इतना ही तो याद रखे ना कि अल्फा निकला तो 2 एटॉमिक नंबर मास नंबर 4 कम। अब बीटा निकला, सवाल कैसे आएगा वो भी दे दिए हैं कि किस तरह से उस सवाल को ट्विस्ट कर सकता है। तो केवल ये याद रखना है और उसके बाद जोड़ घटाव करना है। विशेष जब टेस्ट होगा तो देंगे ही, आपको बनाने को मजबूर करेंगे ही और आप बनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा भाग 3 भी खत्म हो गया रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी के 4 भाग हैं। पहला, रेडियो एक्टिविटी क्या है तो वो पढ़े। दूसरा, अल्फा बीटा गामा की विशेषता, उसको भी पढ़ा। तीसरा, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट और हाफ लाइफ पीरियड, उसको भी आपने देखा। और चौथा, रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूजन एवं फिजन, ये चौथा है। अब चौथा भाग लिखेंगे। रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर और फ्यूजन एवं फिजन, फ्यूजन एवं फिजन, फ्यूजन मतलब हुआ संलयन, परमाणु रिएक्टर फ्यूजन एवं फिजन, फ्यूजन एवं फिजन, ठीक है, फ्यूजन एवं फिजन। अब आइए फ्यूजन एवं फिजन में क्या देखना है भाई। तो फ्यूजन एवं फिजन में देखना है, सबसे पहले तो परमाणु रिएक्टर को जानो। परमाणु रिएक्टर क्या है, किसने खोजा, क्या काम करता है परमाणु रिएक्टर, कितने तरह की नाभिकीय अभिक्रिया होती है, 2 प्रकार की होती है, एक फ्यूजन होती है, दूसरी फिजन होती है, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, यही तो जानना है। तो सबसे पहले लिखो परमाणु रिएक्टर। इसकी खोज फर्मी ने किया था। इसकी खोज, परमाणु रिएक्टर की खोज फर्मी ने किया था, जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे आधारित है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा एवं बम निर्माण में भूमिका है। विशेषकर ऊर्जा निर्माण लिख लीजिए, रिएक्टर में ऊर्जा ही निर्माण होगा, ऊर्जा निर्माण में इसकी भूमिका है। परमाणु रिएक्टर की भूमिका किसमें है, ऊर्जा निर्माण में, ठीक है। चलिए, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में हमारे देश में कई परमाणु रिएक्टर हैं नाभिकीय ऊर्जा के निर्माण में। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ खोला था, तारापुर, भावा के गांव में सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर उस समय खोला गया था। और फिर कलपक्कम से होते हुए कोटा, नरोरा, कैगा, ठीक है, ये सब हमने डिफरेंट टाइम में खोलने का प्रयास किया। तो अब हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे, नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय रिएक्टर में
नाभिकीय ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आप लोग की जानकारी में है कि प्रत्येक परमाणु में 2 प्रकार के कण होते हैं। नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा है तो नाभिक में 2 प्रकार के कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही तो है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यदि कभी यह भी दे दे कि नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु के कौन से कण हिस्सा लेते हैं? प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन, क्या मारिएगा? वो तो अभी ना, ठीक है कि नहीं? और जब टेस्ट होगा तो अपना जय भगवान, जो मन में आएगा उसी पे मारिएगा। वो तो बेचारी अभी आई हैं, 1 आध घंटा उनका गुमटी जाम था, दिमाग जाम है, उस पर ध्यान कम है और गुमटी जाम पे ध्यान ज़्यादा है। क्या चीज़ से आ रहे थे? गाड़ी से कि पैदल? सर पैदल आ रहे थे तो पैदल आ रहे थे तब क्या दिक्कत था सर? ठीक है कि नहीं? तब तो छोड़ करके आप निकल जाते। या रिक्शा से भी आ रहे थे, कहते कि रुको तुम जाओ, हम अब दूसरा रिक्शा पकड़ लेंगे, आ जाते। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो समग्र ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो लिख देंगे वहां नोट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को रखने वाली ऊर्जा को रखने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ठीक है? उल्लेखनीय है कि भारत परमाणु ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। उल्लेखनीय है कि भारत परमाणु ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है और लगभग भारत के बिजली उत्पादन में 2% की हिस्सा है। भारत के बिजली उत्पादन पर लगभग 2% की हिस्सा है। 2% की हिस्सा है। 2% की हिस्सा है। बीपीएससी मेंस वगैरह में पढ़ाते हैं कि परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। तो परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता इसीलिए है कि हमारा अधिकांश ऊर्जा जीवाश्म ऊर्जा है, जो पॉल्यूशन को क्या दे रहा है? जन्म दे रहा है। और जीवाश्म ऊर्जा जो है, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, उसका सीमित भंडार है। दूसरा, आज का प्रश्न क्लाइमेट चेंज, स्वच्छ पर्यावरण का है। तो परमाणु ऊर्जा क्या करता है? अवशिष्ट नहीं छोड़ता है। जिस तरह से कोयला और पेट्रोल छोड़ता है, तो स्वाभाविक तौर पर जब 0 कार्बन देगा तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या मिलेगा? मदद मिलेगा।
इसके अलावा इसका संचालन बहुत कठिन नहीं है, बहुत महंगा नहीं होता है, तो इसका संचालन भी सस्ता होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस का है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोजगार सृजन के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण। अभी हमने हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु संयंत्र बनाने का फैसला किया है। कोई जो ही नहीं कि रिसोर्सेज भी वहीं होनी चाहिए, हम इसको कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिहार के नवादा में किए कि नहीं किए, गोरखपुर में अभी हाल का यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि हाल में किस जगह पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी गई है, तो कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर कौन सा गोरखपुर? हरियाणा का गोरखपुर। कहाँ का गोरखपुर? हरियाणा का गोरखपुर। ध्यान रखिए। तो इस तरह से इन चीज़ों को भविष्य के दृष्टि से देखना है, समझना है। फिलहाल तो वर्तमान के दृष्टि से यही देखें, ध्यान रख लीजिए कि परमाणु रिएक्टर कहाँ कहाँ है, और कुछ महत्वपूर्ण टोटल 22 परमाणु रिएक्टर हमारे देश में है। एक हमने अभी स्वदेशी भी तैयार किया है, जो 24 है ना, 25 के आसपास सामने आ जाएगी, जिसका नाम है भावनी। ये स्वदेशी मॉडल है हमारा, है जिसमें पहली बार हम यूरेनियम 233 का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषकर परमाणु ऊर्जा के निर्माण में हम यूरेनियम का ही प्रयोग करते हैं। तो यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है, तो हम यूरेनियम 233 का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है विगत कुछ वर्षों में। विगत कुछ वर्षों में हम जीवाश्म ईंधन पे अपनी निर्भरता को भी कम किए हैं। हमने जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, जिसको नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम लोग स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं, जिसमें आपका सौर ऊर्जा आता है, जिसमें आपका पवन ऊर्जा आता है, जिसमें आपका बायो एनर्जी आता है, वो सब हमारा क्या है? गैर परंपरागत है, नॉन क्लासिकल, और वो सब रिन्यू है। उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी रिन्यू है, हमारा विंड एनर्जी रिन्यू है। इन सबको हम हमेशा रिन्यू। कल हमने एक क्वेश्चन भी दिया था, कौन थी जो बगल में सोच करके 10 मिनट से 2 मिनट से सोच रही थी कि नवीनीकरण ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? उसमें शायद अक्षय ऊर्जा दिया हुआ था। कभी ना क्षय होने वाली ऊर्जा, कभी क्षय हो सकती है। सौर ऊर्जा कभी क्षय हो सकता है, ठीक है कि नहीं? हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत ही सूर्य है, और जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है वहाँ, जिससे कि हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल देन एटम बम, क्योंकि एटम बम हम फ्यूजन से बनाते हैं, विखंडन की प्रक्रिया से बनाते हैं, और हाइड्रोजन बम हम संलयन की प्रक्रिया से बनाते हैं। और जो संलयन से बनाएंगे वो मजबूत होगा ही, और जो विखंडित होकर बनेगा वो कमजोर होगा ही। देखिए आगे, भारत में 22 परमाणु रिएक्टर हैं। परमाणु रिएक्टर हैं। इनमें तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात, कोटा राजस्थान, कोटा या रावतवाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु आदि। गोरखपुर हरियाणा भी लिख लीजिएगा। गोरखपुर हरियाणा। ठीक है, एक नोट लिख देना। नोट, भारत पहला स्वदेशी थोरियम आधारित
भारत पहला स्वदेशी थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भाविनी का विकास कर रहा है, भाविनी का विकास कर रहा है, जिसमें हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना, भेज दीजिए। ठीक 10 मिनट। कितने बजे सूर्यास्त होगा? ठीक है, कह दीजिएगा। ठीक ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हाँ जी, भाविनी पर कार्य कर रहा है, जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है। चलिए अब लिखिए, परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले निम्नलिखित कारक हैं। परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले निम्नलिखित कारक हैं। निम्नलिखित कारक हैं। निम्नलिखित कारक हैं। पहला है मंदक, मॉडरेटर। कौन कौन से कारक है? तो पहला मंदक। तो मंदक क्या करता है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडरेट करता है। और मॉडरेटर कौन है? D2O, भारी जल। पहला दिन भी बताए थे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल है, जिसका उपयोग एटॉमिक रिएक्टर में रेट ऑफ रिएक्शन को मॉडरेट बनाने में करते हैं, और इसका उपयोग मंदक के रूप में होता है। किसका? D2O का, जिसको यूरे और बासवर्ड ने खोजा था। तो लिखेंगे पहला मंदक, मंदक में लिख देंगे भारी जल और ग्रेफाइट। भारी जल D2O और ग्रेफाइट का उपयोग होता है। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग होता है। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उल्लेखनीय है कि भारी जल की खोज यूरे और बासवर्ड ने किया था। भारी जल की खोज यूरे और बासवर्ड ने किया था। यूरे और बासवर्ड ने किया था। यूरे और बासवर्ड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? यूरे और बासवर्ड। तो मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग होता है? मॉडरेटर के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। दूसरा, उसमें लिख देंगे मंदक का मुख्य काम न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। नोट में लिख दो, मॉडरेटर का मुख्य काम न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। भूलेंगे नहीं कि भारत का पहला भारी जल संयंत्र, भूलेंगे नहीं कि भारत का पहला
भारी जल संयंत्र, भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में स्थापित किया गया। 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 किसका? किसका? और नाभिकीय रिएक्टर में दूसरा भाग होता है, ये तो हुआ मंदक। तो मंदक में D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है? D2O। सबसे अच्छा मंदक कौन होता है? दूसरा है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर का भाग है। कंट्रोल रॉड में किसका इस्तेमाल करते हैं? कैडमियम का और बोरोन का। तो लिखेंगे कंट्रोल रॉड में, कंट्रोल रॉड में कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका मुख्य काम, और इसका मुख्य काम, और इसका मुख्य काम, और इसका मुख्य काम, और इसका मुख्य काम न्यूट्रॉन को अवशोषण करना है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। किसका? कंट्रोल रॉड, कैडमियम और बोरोन। याद रखिएगा, मंदक में किसका इस्तेमाल करते हैं? D2O। और कंट्रोल रॉड में कैडमियम और बोरोन का। और तीसरा है लास्ट, वो है शीतलक या कूलेंट, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कूलेंट, हिंदी में कहते हैं शीतलक। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शीतलक, अंग्रेजी में कहते हैं कूलेंट। लिखेंगे कूलेंट के रूप में सोडियम और पोटासियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम और पोटासियम का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। नीचे नीचे रखिए, आ रहे हैं। उपयोग किया जाता है। ठीक है, कूलेंट के रूप में सोडियम और पोटासियम का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद आइए, कूलेंट हो गया, मॉडरेटर हो गया, रॉड हो गया, तब बचा क्या? कुछ नहीं। तो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद आता है, दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक है नाभिकीय विखंडन और दूसरा है नाभिकीय संलयन। अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूजन और फ्यूजन। तो अब लिखेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक, नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं? एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में, दो हल्के नाभिक में बदल जाता है। दो हल्के नाभिक में बदल जाते हैं और
ऊर्जा बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा परमाणु बम और ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। परमाणु बम और ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। परमाणु बम और ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ध्यान रखें कि यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होता है। यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होता है और किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है और किसी प्रकार का क्या, किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। कल पढ़े थे ना पिछले दिन ग्रीन हाउस गैस, तो किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। किसी प्रकार के ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और उसी पे आधारित है हमारा एटम बम। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 1974 में। कहाँ? पोखरण, जैसलमेर से। वहाँ लिख देना। ध्यान रखें कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान से किया। पोखरण जैसलमेर राजस्थान से किया। पोखरण जैसलमेर राजस्थान से किया। अच्छा, बम बनाने में और ऊर्जा के निर्माण में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? कौन बताएंगे? बोलो नीतीश कुमार। हाँ, ऊर्जा के निर्माण में कंट्रोल रिएक्शन होता है और बम के निर्माण में अनकंट्रोल, दोनों में विखंडन की प्रक्रिया है। लेकिन ऊर्जा का जब निर्माण करते हैं तो कंट्रोल करते हैं। अब परमाणु बम जब बनाते हैं तो अनकंट्रोल, अनियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। यही दोनों में अंतर है। वहाँ नोट में लिख दो। बम बनाने में, बैठ जाइए, बम बनाने में अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया आधारित है। विखंडन की प्रक्रिया आधारित है। जबकि ऊर्जा बनाने में नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जबकि ऊर्जा बनाने में विखंडन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसको घेर लो। इसको क्या कीजिए?
इसको घेर लीजिए, इसको घेर लीजिए, घेर लीजिए, ठीक है, किसको घेर लीजिए। हाँ, अब इसमें एक लाइन और लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, भूलेंगे नहीं कि पहला परमाणु परीक्षण को इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना गया। पहला परमाणु परीक्षण को इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना गया। इस्माइल बुद्धा, मुस्कुराते हुए बुद्ध, उसका नाम दिया जाता है ना, इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना गया, ठीक है। 2 लाल कलम से नोट लिखिए। परमाणु बम सबसे पहले मैनहट्टन परियोजना अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था। परमाणु बम सबसे पहले मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन, कौन हट्टन? मैनहट्टन परियोजना, कहाँ का? यूएसओ का, और यहीं से परमाणु बम बना था पहला, फर्स्ट, और जिसको हमने प्रयोग कहाँ किया था? हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को हमने किया था 1945 में। लेकिन अब पुरानी बातें हो गई, ये सब कहानी है गया, अब इतिहास हो गया, तो याद रखिए हर चीज़ें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें दिमाग में रखी जाती है। जो लिखाने योग्य बातें लिखा दी गई, मैनहट्टन परियोजना, ये बीपीएससी पूछा भी हुआ प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में कौन से, हम तो ऐसे ही बता देते हैं, अब देखो कि पूछा प्रश्न, ठीक है कि नहीं। और दूसरा जो नोट याद रखना है कि परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे परमाणु बम बनाने में, नोट नंबर 2, परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 समझे, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 94-239 का प्रयोग करते हैं। और प्लूटोनियम 94-239 का प्रयोग करते हैं। 94-239 का प्रयोग करते हैं। एकदम याद रहना चाहिए ये कि यूरेनियम 92-235 और प्लूटोनियम 94-239 का प्रयोग करते हैं। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसे याद रखिएगा। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में, और दूसरी बार 1998 में। लिख देंगे दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, ठीक है, 1998 में किया गया था। एक और नोट लिख देंगे, प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेन ने बनाया था। पहला परमाणु बम रॉबर्ट ओपेन ने बनाया था। ठीक है, एक नोट और लिख दो, नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जिसका इस्तेमाल अवश्य होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम ZR, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जर्कोनियम एक ऐसा धातु है
एक ऐसा धातु है, जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग अवश्य होता है, अवश्य होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग अवश्य होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के सभी महत्वपूर्ण पक्ष समाप्त होते हैं। अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन कुछ नहीं है, फ्यूजन। जैसे एक भारी नाभिक टूटता है, एक भारी नाभिक टूटता है दो हल्के नाभिक में, उसी तरह से दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसको संलयन कहते हैं। संलयन मतलब ही होता है जोड़ना, जुटना, फ्यूजन, फ्यूज मतलब जुड़ गया। तो लिखिए, जब दो हल्के नाभिक मिलकर, जब दो हल्के नाभिक मिलकर, जब दो हल्के नाभिक मिलकर, जब दो हल्के नाभिक मिलकर जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी या बड़ा नाभिक बनाते हैं, बनाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, जो अब तक संभव नहीं हो पाई है। प्राप्ति तो हो सकती है लेकिन अब तक संभव नहीं हो पाई है। इसे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। इसे थर्मोन्यूक्लियर, ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। किसे? इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत और सूर्य एवं तारों का ऊर्जा का स्रोत, सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का स्रोत, सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य एवं ऊर्जा के, सूर्य एवं ऊर्जा के, सूर्य एवं ऊर्जा के, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सूर्य एवं तारों के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही। टिक लगा लो 4-5 बार और नोट में लिख दो। हाइड्रोजन बम टेलर ने बनाया, हाइड्रोजन बम टेलर ने बनाया जो परमाणु बम से अधिक क्षमता रखता है, 1000 गुना अधिक। जो परमाणु बम से, जो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक क्षमता रखता है,
जो परमाणु बम से 1000 गुना, जो परमाणु बम से 1000 गुना अधिक क्षमता रखता है, और यह अनियंत्रित, और यह बम कौन बम? हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। संलयन पर आधारित है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है। कौन? न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बम कौन बनाया था सबसे पहले? टेलर ने। बस जब भी कोई बात समाप्त हो जाती है, हमारा यह अध्याय रेडियो सक्रियता, जहाँ से कम, हालांकि हमने इसमें इतनी मिसलेनियस बातें लिखाई है कि 2 क्वेश्चन तक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है कि नहीं? तो इसको अच्छे से ध्यान में करके रखेंगे। जब भी कोई पार्ट समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट लिखेगा पहला, सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत हाइड्रोजन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत, सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत हाइड्रोजन है, जबकि उत्पाद के रूप में हीलियम है। जबकि उत्पाद के रूप में कौन है? हीलियम है। न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जिससे इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। न्यूट्रॉन बम एक ऐसा बम है जिससे इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन सभी मनुष्य लुप्त हो जाते हैं। इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, कितना अच्छा है, लेकिन सभी मनुष्य लुप्त हो जाएंगे। सभी मनुष्य लुप्त हो जाएंगे। एक अंग्रेजी में वर्ड है इनरिच्ड यूरेनियम। इनरिच यूरेनियम, जिसको कहते हैं समृद्ध यूरेनियम। क्या होता है ये? कौन बताएगा? इनरिच यूरेनियम क्या होता है? नीतीश कुमार, तुम ही तो एक मेरी आशा हो, सपना हो, बताओ। अच्छा, तुम भी आशा हो मेरी। अच्छा, बताओ तो, बताओ जो जो मेरी आशा है, सपना है, वो सब बताओ मिल करके। जे क्या? ऐसा यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है, उसको इनरिच यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम 235 की मात्रा का अधिक होना, अधिक होना क्या है? इनरिच यूरेनियम है। तो लिख देंगे अधिक होना इनरिच यूरेनियम है।
समृद्ध यूरेनियम है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटॉन और अल्फा कण को, प्रोटॉन एवं अल्फा कण को त्वरित करने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं किसमें? प्रोटॉन और अल्फा कण को त्वरित करने के लिए। त्वरित करने के लिए टिक लगा दो उस पर। ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु बम के सिद्धांत की खोज युकावा ने किया था। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज युकावा ने किया था। युकावा, पहली भारतीय नाभिकीय भट्टी, पहली भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम अप्सरा है। पहली भारतीय नाभिकीय भट्टी का नाम क्या है? अप्सरा है। जबकि फिर लिखेगा, थोरियम आधारित पहली, विश्व की पहली थोरियम आधारित विश्व की पहली रिएक्टर, पहली रिएक्टर कामनी, पहली रिएक्टर कौन है? कामनी, कामनी है। पहले रिएक्टर कामनी, टिक लगा दीजिएगा। पहली रिएक्टर कौन है? कामनी। अति महत्वपूर्ण है कि हाइपो का रासायनिक नाम, हाइपो का रासायनिक नाम, हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट है और जिसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, और जिसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। मिट्टी के क्षार को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के क्षार का प्रयोग घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के क्षार को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। उसका फॉर्मूला जिप्सम का क्या होता है? कौन बताएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद रखना। कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल वाटर का होता है। नेक्स्ट, दूध को फटने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा। दूध को फटने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा मिलाते हैं। बेकिंग सोडा मिलाते हैं, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 है। NaHCO3 है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा। पानरोटी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग पानोटी बनाने में भी करते हैं, ठीक है। NaSCO3 एकदम याद रहना चाहिए। ये सब कमीशन उन्मुखी रासायनिक कंपाउंड है जो टिप्स पे रहना चाहिए। और जो जिप्सम मैंने बताया है, उस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो पीओपी मिलेगा। और ये पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये पीओपी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है कि नहीं? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O लिख देंगे ना, हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे हम मूर्ति बनाते हैं, या किसी की हड्डी गुड्डी टूट जाती है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा कि सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जो कैसे मिलता है? तो जब हम जिप्सम को, जिप्सम मीन्स व्हाट? जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हमको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब परीक्षा का इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद करके रखिएगा। डीलर साहब समझ रहे हैं? ध्यान कहाँ है? सर नकली बोरा पे सर कितना बिका? सर 20 तो अभी तक निकल चुका है, अभी अभी समाचार मिला है। मिल मूल में आ जाइए। नेक्स्ट, ठीक है। 5 हो गया, 5 हो गया है, 7 हो गया है, तब तो 10 लिख लो कम से कम। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि सिंदूर, सिंदूर Pb3O4, सिंदूर Pb3O4 है, सिंदूर Pb3O4 है। Pb3O4 मतलब ऐसे लिखिएगा, Pb3O4 सिंदूर कहते हैं इसको। एक डायलॉग भी है कि तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर का दर्द क्या होता है, ठीक है कि नहीं? कौन सा फिल्म का है? देवदास, ठीक है कि नहीं? तुम लोग तो वो भी नहीं जानता है, सिनेमा वगैरह भी देख के आता तो कुछ समझ में आता कि नहीं कुछ काम करके आया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझे कि तुम क्या जानो बापू कि एक चुटकी सिंदूर, जब तक तुम एक चुटकी सिंदूर किसी को नहीं दिए हो तब तक क्या हो? आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हो। और जैसे ही एक चुटकी सिंदूर डाल दिए कि आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए। आशा है समझ गए होंगे। जो विवाहित पुरुष है वो बेहतर समझ रहा होगा। इकबाल साहब विवाहित है कि अविवाहित? निकाह हो गया आपका? वाह, अभी मत करना, अफसर उफसर बन जाना तब करना, ठीक है। खैर तुम लोग में तो सिंदूर का दर्द नहीं होता, तुम लोग में तो निकाह पढ़ा जाता है कि कबूल है तो हाँ कबूल है। 3 बार पढ़ लिए तो कबूल हो गया, 3 बार कह दिए कबूल नहीं है तो खत्म हो गई बात वहीं पर। तो इसीलिए प्रैक्टिस करके रखो। हाय 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 कहने की आदत, हाय कहने की आदत डाल के रखो। नेक्स्ट, आगे चलिए, चलिए ठीक है। क्या 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 हुआ? अरे वो लिख लिया, एक चुटकी सिंदूर का दर्द, वो नहीं ना लिखा है? हाँ चलो नेक्स्ट, वो सब नहीं लिखना है। पोटासेलम, पोटासेलम और मोहर सॉल्ट, पोटासेलम और मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट का उदाहरण है। डबल सॉल्ट का उदाहरण है। डबल सॉल्ट समझें कि इसमें 2 सॉल्ट है। किसमें? कहाँ है श्रीमान?
कहाँ है? पूर्णेंदु नाथ झा, नमस्कार नमस्कार। अच्छा अच्छा, भिजवा रहे हैं। एकदम बढ़िया फोटो भेज देते हैं। महिला का ही फोटो भेजेंगे, अपना नहीं भेजेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ हाँ, एकदम ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, तुरंत तुरंत। अरे नीरज जी को बढ़िया फोटो खींच के भेज दो ना। हाँ, तो शुरू करवाओ। अब बढ़िया बढ़िया हुजूम टाइप का महिला प्रधान फोटो रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये तो जीने नहीं देगा। ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। डबल सॉल्ट है, कौन सा? पोटासियम और मोहर सॉल्ट। तो पोटासियम का रासायनिक नाम क्या है? पोटासियम का रासायनिक नाम है पोटासियम सल्फेट इंटू अल्मुनियम सल्फेट और 24H2, माने K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यह है पोटासियम। फिटकिरी जो होता है, फिटकिरी जिससे कि दाढ़ी बनाने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, तो फिटकिरी यही है, पोटासियम। तो 2 सॉल्ट हुआ ना, 1 और 2। और कितना मोलिकुल वाटर? 24। लिख लेना ये। और दूसरा है मोहर सॉल्ट, FeSO4 NH4 अमोनियम सल्फेट NH4 ऑब्लिक SO4 इंटू 6H2 इंटू, तो सबसे ज्यादा इसी में रहता है। तो ये हुआ मोहर सॉल्ट, ये हुआ, ये भी डबल सॉल्ट का उदाहरण है। ये हुआ मोहर सॉल्ट। ये क्या हुआ? ये हुआ मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। ठीक है, चलिए खत्म। और आज के अंत में लिख देंगे, ये दोनों लिख लो पहले। 10 हो गया, 9 हुआ, तो 10वां लिख लो। 14 हो गया, तब आंसू बहाओ। ठीक है, तो 15 लिख लो। 14 हो गया तो 15 लिखो, तो लिखिएगा 15वां। यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क पीच ब्लेंड होता है। पीच ब्लेंड होता है और सभी परमाणु भट्ठी यूरेनियम पे ही आधारित होती है। सभी परमाणु भट्ठी यूरेनियम पर ही आधारित होती है। ठीक है, सभी परमाणु भट्ठी किस पे आधारित होती है? यूरेनियम पर ही आधारित होती है। ओके, बस इन्हीं शब्दों के साथ क्या हो गया जी?